हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल का जो वीडियो लेक्चर था इसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था लेंस के सारी की सारी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो, और किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो लेंस के अंदर से अपने पास बनता है। अब आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इस लेंस के अंदर कोई भी लेंस अगर हम लोग लेते हैं तो उस लेंस के अंदर किस किस तरीके के डिफेक्ट होते हैं, यानी कमी जो होती है वो उस लेंस की क्या होती है, जिसकी वजह से हमें उन लेंसों के अंदर कुछ माइनर चेंज करने पड़ते हैं। तो ये कमियां जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो अपने पास कमी होती है वो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वो होती है क्रोमेटिक एब्रेशन की, यानी उसे बोला जाता है वर्ण विपतन। वर्ण विपतन या क्रोमेटिक एब्रेशन जो है वो क्या होता है कि जैसे भी अपने पास कोई कलर्ड ऑब्जेक्ट है, कोई रंगीन वस्तु है, इसका हमें इमेज बनानी है यानी प्रतिबिंब बनाना है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो बिल्कुल क्लियर नहीं बनती, यानी अस्पष्ट इमेज जो है वो बनती है, स्पष्ट प्रतिबिंब उसका बनता है। अब ये क्लियर इमेज जो है वो क्यों नहीं बनती है, इसका मेन रीज़न होता है वर्ण विपतन या फिर मैं बोल सकता हूँ क्रोमेटिक एब्रेशन। अगर मैं मैथमेटिकल रूप से आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर लिखा हुआ जो है वो नज़र आ रहा होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ण विपतन या क्रोमेटिक एब्रेशन की, तो मैथमेटिकल रूप से हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, एफ आर माइनस में एफ वी इज इक्वल टू होता है ओमेगा एफ वाई के इक्वल, यानी ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्रोमेटिक एब्रेशन का। ठीक है, और उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक लेंस की जगह, यहाँ पर हम लोग एक लेंस काम में ले रहे हैं, तो एक लेंस के लिए जो लैम्डा की वैल्यू है, जो लाइट रे यहाँ पर आ रही है, अगर वो वाइट लाइट है तो वाइट लाइट अगर होगी तो वो 7 अलग अलग कलर से मिलकर बनी हुई होती है, विबज्योर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो विबज्योर के अंदर अलग अलग लैम्डा की वैल्यू के लिए म्यू की जो वैल्यू है वो भी अलग अलग होगी। म्यू और लैम्डा के अंदर रिलेशन से हमें पता चलेगा कि लैम्डा की वैल्यू अगर अलग अलग है तो म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। उसके लिए रिलेटिव म्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो अलग अलग हो जाएगी। तो जो अपने पास फोकस पॉइंट है वो फोकस पॉइंट अलग अलग कलर के लिए अलग अलग पॉइंट पर मिलता है, और उसी वजह से इमेज जो बनती है वो इमेज क्लियर नहीं बनती, यानी अस्पष्ट इमेज जो है वो बनती है अपने पास। अब अगर इसे रोकने के लिए या फिर मैं बात कर लूँ कि इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इस डिफेक्ट को हम लोग रिमूव करने के लिए एक लेंस की बजाय एक से ज़्यादा लेंस काम में लेते हैं। 2 लेंस हम लोग काम में ले लेंगे, और वो 2 लेंस जो है वो काम में लेंगे तो उन दोनों लेंसों को हम लोग एक जो अपने पास पारदर्शी पदार्थ होता है, उस पारदर्शी पदार्थ का नाम होता है कनाडा ब्लोसम। उस कनाडा ब्लोसम से हम लोग दोनों लेंस को एक दूसरे से चिपका देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, दोनों लेंसों को हम लोग कनाडा ब्लोसम नाम का एक पारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है, अब पारदर्शी का मतलब हो गया ट्रांसपेरेंट, अपने पास कोई भी ट्रांसपेरेंट मैटर होता है वो, और उस ट्रांसपेरेंट मैटर से हम दोनों लेंसों को एक दूसरे के चिपका देते हैं, जिससे ये जो अपने पास क्रोमेटिक एब्रेशन है ये क्रोमेटिक एब्रेशन रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम डिफेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो अपने पास होता है स्फेरिकल एब्रेशन, गोलीय विपतन। अब स्फेरिकल एब्रेशन यानी गोलीय विपतन जो है वो क्या होता है कि कोई भी अपने पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है यानी बिंदुवत वस्तु है, जब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की मैं कोई इमेज बनाता हूँ तो वो इमेज जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बनती है, वो
इमेज जो है वो पॉइंट इमेज नहीं बनती है, यानी बिंदुवत वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बिंदुवत नहीं बनता है। और बिंदुवत नहीं बनने का जो रीजन है, जो डिफेक्ट है, जो कमी है, उसे बोला जाता है गोलीय विपतन या फिर स्फेरिकल एब्रेशन। इसके अंदर होता क्या है कि एक तो लाइट रे होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से होकर जाती हैं, ठीक है, और एक लाइट रे ऐसी होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज़्यादा दूर होती हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो दूर लाइट रे होती हैं इन्हें बोला जाता है मार्जिनल रे यानी सीमांत किरण, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के जो पास वाली लाइट रे हैं इनको बोला जाता है पैरा एक्सियल रे यानी उपाक्षीय किरण। तो जब ये दोनों तरह की लाइट रे लेंस के ऊपर आती हैं तो लेंस इन दोनों लाइट रे को एक ही जगह पर फोकस नहीं कर पाता। कुछ लाइट रे जो अपने पास पैराक्सियल रे आ रही हैं उनका फोकस पॉइंट कुछ डिस्टेंस बाद में मिलता है, और जो अपने पास मार्जिनल रे यानी सीमांत किरणें आ रही हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है या प्रिंसिपल फोकस जो है उनकी वजह से वो थोड़ा सा पास में हमें मिल जाता है। यानी दोनों ही लाइट रे का जो प्रिंसिपल फोकस होता है, यानी दोनों लाइट रे जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हैं वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट दोनों लाइट रेज के लिए हमें अलग अलग मिलता है। और दोनों लाइट रेज के लिए वो इंटरसेक्शन पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु अगर हमें अलग अलग मिलेगा या प्रिंसिपल फोकस हमें अलग अलग मिलेगा तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, उस बिंदुवत वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बिंदुवत ही नहीं बनता है, यानी पॉइंट इमेज वहाँ पर नहीं बनती है। इसे ही क्या बोला जाता है, स्फेरिकल एब्रेशन बोला जाता है या गोलीय विपतन जो है वो बोला जाता है। अब इसको रिमूव कैसे करें, तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेंस के सामने हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लगाएंगे। स्टॉप का मतलब हो गया कि कोई पॉइंट हमने बना दिया, ब्लैंक पॉइंट हमने बना दिया जिससे लाइट रे पास नहीं होती। अब उससे लाइट रे अगर पास नहीं होंगी तो वो लाइट रे लेंस तक नहीं पहुंचेंगी और लेंस उसका रिफ्रैक्शन नहीं करेगा और ना ही वो प्रिंसिपल फोकस तक पहुंचती है। तो हम क्या करते हैं कि एक स्टॉप लगा देते हैं यानी डॉट लगा देते हैं, और उस डॉट लगाने से ये जो अपने पास गोलीय विपतन है, स्फेरिकल एब्रेशन जो है ये कम हो जाता है। इसके अलावा जो इजी मेथड होता है स्फेरिकल एब्रेशन या गोलीय विपतन को कम करने का, वो होता है कि हम लोग इस लेंस की जगह, स्फेरिकल लेंस की जगह पैराबोलिक लेंस का यूज करें। स्फेरिकल लेंस की जगह पैराबोलिक लेंस का यूज करके हम लोग स्फेरिकल एब्रेशन को कम कर सकते हैं। गोलीय लेंस की बजाय अगर हम परवलयाकार लेंस का यूज करें तो गोलीय विपतन जो है वो कम हो जाता है। तो ये अपने पास सेकंड था, दोष डिफेक्ट जो है वो सेकंड था। अगर हम लोग बात करें थर्ड डिफेक्ट की, तो थर्ड डिफेक्ट जो है वो है कोमा। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ तो अगर आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको कंप्लीट नोट करेंगे और उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपने पास थर्ड जो डिफेक्ट है वो है कोमा। तो थर्ड डिफेक्ट कोमा की बात करेंगे तो कोमा जो है वो क्या होता है, जैसे आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा होगा, अगर किसी हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, किसी बिंदुवत वस्तु का जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो बिंदुवत वस्तु को प्रतिबिंब जब बनाते हैं तो वो प्रतिबिंब जो है वो बिंदुवत नहीं बनता है, वो बिंदुवत ना बनकर एक कोमा जैसा बनता है। डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा एक कोमा जैसा वो प्रतिबिंब जो है, वो इमेज जो है वो एक कोमा की तरह बनती है, और इसी की वजह से इस डिफेक्ट को जो है वो बोला जाता है कोमा। ठीक है, अब ये होता क्यों है, क्योंकि लाइट रेज जो है वो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है, मुख्य एक्स के लंबवत जो तल है उसके अंदर थोड़ा फैल जाता है, थोड़ा फैल जाएगा तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज पॉइंट इमेज बननी चाहिए वो पॉइंट इमेज की बजाय क्या बन जाती है, एक कोमा की तरह इमेज बन जाती है। इस डिफेक्ट को बोला जाता है कोमा। इसको यूज कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं इसको, तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेंस की जो सरफेस है
उस सरफेस को हम लोग अच्छी तरीके से डिज़ाइन करके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ डिस्टेंस पर, इस लेंस से कुछ डिस्टेंस पहले हम लोग एक डॉट लगा देते हैं, यानी स्टॉप लगा देंगे। ये स्टॉप लगा देंगे तो कई लाइट रे जो हैं वो इस स्टॉप में से होकर पास आउट नहीं होंगी, तो वो जो अपने को इमेज बन रही है वो पॉइंट इमेज मिल सकती है। ये छोटे छोटे डिफेक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफेक्ट की हम लोग बात करते हैं वो होता है कर्वेचर यानी वक्रता। अब कर्वेचर या वक्रता जो है वो क्या होता है, ये एक तरीके से जो हमने कोमा देखी है, कोमा की तरह ही वक्रता होता है या कर्वेचर होता है। क्या होगा यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑफ द एक्सिस द इमेज इज स्प्रेड बोथ अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोमा के अंदर तो क्या था, कोमा के अंदर तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन था उसके अंदर फैल रहा था, लेकिन कर्वेचर के अंदर क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर प्लेन और पैरेलल प्लेन दोनों के अंदर फैल जाता है। कोमा के अंदर तो केवल एक ही प्लेन जो मुख्य एक्स के लंबवत जो तल होता है उसी के अंदर फैलता है, लेकिन अगर हम इसके अंदर वक्रता के अंदर बात करें तो वक्रता के अंदर वो मुख्य एक्स के समांतर तल और मुख्य एक्स के लंबवत तल दोनों के अंदर फैल जाता है। इसको दूर कैसे करते हैं हम लोग, रिमूव कैसे करेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पर भी डॉट लगा देंगे बीच के अंदर, जो लाइट रे आ रही है उनके बीच में अगर डॉट लगा देंगे यानी स्टॉप कर दें उन लाइट रे को, वहीं पर बीच में कोई ना कोई हम लोग स्टॉप लगाकर उन लाइट रे को अगर रोक देते हैं तो ये जो इमेज बन रही है वो इमेज बिल्कुल क्लियर बनती है। और ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर को हम लोग, जो कर्वेचर का इफ़ेक्ट है, इसे एस्टिग्मेटिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो थ्योरी इसके अंदर लिखी हुई है स्लाइड के अंदर, ये थ्योरी जो है वो आप लोग कंप्लीट नोट करोगे। नेक्स्ट अपने पास जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट है डिस्टोर्शन यानी विकृति। अब डिस्टोर्शन यानी विकृति की हम लोग बात करें तो ये क्या होती है कि जब भी कोई बड़ा अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस बड़े ऑब्जेक्ट की हम लोग इमेज बनाते हैं, तो उस बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज की बात करें तो बड़े ऑब्जेक्ट के अलग अलग पॉइंट से लाइट रे लेंस के ऊपर आएंगी, तो अलग अलग पॉइंट से लाइट रे आएंगी यानी अलग अलग पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो लेंस से अलग अलग होगी। अलग अलग पॉइंट की डिस्टेंस अगर अलग अलग होगी तो जो इमेज बन रही है वो इमेज थोड़ी डिफेक्ट हो जाती है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट के जो अलग अलग पार्ट का मैग्निफिकेशन है, यानी वस्तु के अलग अलग भागों का जो आवर्धन है वो अलग अलग हमें मिलता है इमेज के अंदर। तो अलग अलग हमें मैग्निफिकेशन मिलेगा तो जो अपने पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टॉर्टेड इमेज जो है यानी विकृत प्रतिबिंब जो है वो हमें प्राप्त होता है, जैसा आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास है वो होता है एस्टिग्मेटिज्म। अब एस्टिग्मेटिज्म जो है वो क्या होता है अपने पास, जो हमने अभी अभी पढ़ा था कर्वेचर जो होता है, जो अपने पास कर्वेचर हमने अभी भी डिफेक्ट पढ़ा था वो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म भी बोला जाता है। तो ये जो स्लाइड्स के अंदर हमने इतने सारे डिफेक्ट्स की बात की है, ये आप लोग कॉपी के अंदर नोट करो वीडियो को, जहाँ पर एक स्लाइड आ रही है वहाँ पर पॉज करके आप लोग ये डिफेक्ट जो है वो देखिए। चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए अब अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है प्रिज्म। लेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है आपका। लेंस जो है इसके लिए हमने कल के वीडियो लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम देख ली थी। आज हमने जो है इसके बारे में ये देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या कमियां होती हैं, ठीक है। डिफेक्ट जो होते हैं, दोष जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रिज्म की। तो प्रिज्म जो है वो क्या होता है, तो नॉर्मल जो है अगर हम देखें तो प्रिज्म जो है, मैं एक ही मेन डायग्राम बनाऊंगा, उसे ही हम आगे की ओर जो है वो करते जाएंगे। तो मैं प्रिज्म के लिए अगर एक ही डायग्राम बनाऊं यहाँ पर, तो हमने बोल दिया कि ये इस तरीके से एक जो है ग्लास का
बना हुआ इस तरीके की एक शेप होती है, इस तरीके की एक ग्लास की क्या होती है, शेप होती है, यानी कांच का बना हुआ इस तरीके के आकार का एक ये शेप होती है, आकृति होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि ये वाला जो यहाँ वाला कोण है, यहाँ वाला ये वाला जो एंगल है, इसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल ए से। ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग क्या किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि कोई लाइट रे अगर आ रही है तो लाइट रे जो है वो मान लो इस तरीके से यहाँ पर आ रही है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये लाइट रे जो है वो कितना एंगल बनाएगी इसके साथ, ये मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर बना दिया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पर नॉर्मल जो है वो कितना एंगल यहाँ पर बना रहा है, इसको हमने बोल दिया एंगल जो है वो है I1। ठीक है, अब I1 एंगल बना दिया। ये जो प्रिज्म जिस ग्लास से बना हुआ है, जिस कांच से बना हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर जो अपवर्तनांक है वो कितना है, म्यू है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि ये लाइट रे जो आ रही थी इसका यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो ये लाइट रे जो है वो रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है। जब कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है थोड़ा, तो ये लाइट रे जो है वो भी नॉर्मल की तरफ इस तरीके से झुक जाएगी। पहले सीधी निकल जानी थी लेकिन सीधी की बजाय ये क्या हो गई, थोड़ा सा बेंड हो गई। ये लाइट रे जो है, एक मिनट मैं इसको भी थोड़ा सा बेंड कर देता हूँ, ये इस तरीके से ले लेते हैं लाइट रे। ठीक है, ये यहाँ से उसके बाद में क्या हो गई, बेंड हो गई। बेंड होने के बाद में ये दूसरी सरफेस तक आई। ये वाला जो एंगल है वो कितना है, I1। बेंड होने के बाद में दूसरी सरफेस पर यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक परपेंडिकुलर जो है वो बना देते हैं, नॉर्मल यानी अभिलंब जो है वो बना देते हैं। ये हमने यहाँ पर जो है वो एक नॉर्मल या अभिलंब बना दिया। अब ये लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयरर में यानी सघन से विरल माध्यम में जा रही है। तो सघन से विरल माध्यम में जब लाइट रे जाएगी तो उसके लिए क्या बोलूँगा मैं कि वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, नॉर्मल से दूर चली गई। अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये है अपने पास I1। यहाँ पर जो नॉर्मल के साथ इसका एंगल बन रहा है इसको मैं बोल देता हूँ R1। ये वाला जो एंगल है इसको मैं बोल देता हूँ R2। ठीक है, बन गए एंगल I1, एंगल R1, एंगल R2 बन गया अपने पास। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पर एंगल बन रहा है इसको मैं बोल देता हूँ एंगल I2। इसको क्या बोल दिया हमने, एंगल I2। तो ये I1 जो है वो तो इंसिडेंस एंगल है यानी आपतन कोण है। यहाँ पर जो है इसका रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पर वापस से इसका रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन हो रहा है और लाइट रे इधर चली गई। इस लाइट रे को बोला जाता है इमर्जिंग लाइट रे। इमर्जिंग लाइट रे यानी निर्गत किरण, निर्गत किरण बोला जाता है। ये वाली जो है इसके बारे में तो आपको पता ही है, ये क्या है, इंसिडेंस रे या आपतित किरण है। अब देखो क्या होता है, अगर मैं इस वाली ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन को आगे की ओर बना दूं इस तरीके से, और ये वाली जो लाइन है इसको भी आगे की ओर मिला दूं इस तरीके से, तो ये वाला मुझे यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो मिल जाता है। अब इन पॉइंट के अगर मैं नाम दे दूँ तो ये वाला जो अपने पास पॉइंट है यहाँ पर, इसको मैंने नाम दे दिया M। इसको हमने नाम क्या दे दिया, M। ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया K। ये जो अपने पास N वाला है ये है N, और ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, P। अब ये A वाला जो है एंगल, A जो एंगल बन रहा है इसको बोला जाता है प्रिज्म एंगल।
इसको क्या बोला जाता है? प्रिज्म एंगल यानी प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल या प्रिज्म कोण बोला जाता है। अब देखो ये अपने पास एक डायग्राम बन गया कि म्यू अपवर्तनांक का कोई अपने पास यहाँ पर प्रिज्म है और उस प्रिज्म पर कोई आपतित किरण आ रही है, 2 बार अपवर्तन के बाद में वो निर्गत होकर चली गई। तो अब देखिए इसके अंदर अपने पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पूछता है, वो उसकी अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रिज्म क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। प्रिज्म जो है वो क्या होता है? कांच का बना हुआ होता है, ठीक है। उसका अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है? म्यू है। तो इसके अंदर मैं केवल और केवल काम की जो बातें हैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर हम लोग यहाँ पर इस बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज की बात करें, इस बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज की बात करें तो देखो क्या होगा, मैं बोलूँगा क्वाड्रिलेटरल AMPN, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज AMPN में क्या बोलेंगे हम लोग? हम बोलेंगे कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है AMPN तो इसके अंदर जो अपोजिट एंगल हैं, अपोजिट एंगल जो बन रहे हैं, इन अपोजिट एंगल का सम जो है वो कितना होना चाहिए? विपरीत कोणों का जो योग है वो कितना होना चाहिए? तो विपरीत कोणों का जो योग है वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री 180 डिग्री कर दो इनके अपोजिट एंगल का सम। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री करूँगा तो मैं क्या क्या चीज़ें लिखूँगा? मैं लिखूँगा फर्स्ट कि एंगल कोण, कौन सा? AM ये लिखूँगा, मैं लिखूँगा फर्स्ट कि एंगल कोण कौन सा? AMP प्लस में एंगल कौन सा? ANP इज इक्वल टू 180। लिख दिया हमने, यही लिखा है कि दोनों ही विपरीत कोणों का योग कितना? 180 है। अब अगर इसके अपोजिट दूसरे वाले एंगल देखें तो मैं क्या लिखूंगा? देखो एंगल MAN प्लस में एंगल MPN इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों ही चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी कि अपोजिट साइड का जो एंगल का सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्वाड्रिलेटरल हो गया अपने पास। अब हम लोग एक ट्रायंगल की बात करते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल MPN। अगर MPN ट्रायंगल के अंदर हम लोग एक रिलेशन यहाँ पर लिखना चाहें इन तीनों ही एंगल का, तो ये वाला एंगल यहाँ पर है, मैं बोलूँगा कि ट्रायंगल जो है, त्रिभुज जो है, इसके तीनों जो एंगल हैं इनका सम कितना होता है? इनके तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो हम बोलेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। जो टोटल एंगल हैं, इंटरनल एंगल हैं किसी भी ट्रायंगल के, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैंने लिख दिया एक एंगल R1 है, दूसरा एंगल R2 है, तीसरा एंगल क्या है? एंगल है MPN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल लेता हूँ इस वाले को तो इक्वेशन फर्स्ट और इस वाले को इक्वेशन सेकंड, दोनों बोल दिया। दोनों का कंपैरिजन करते हैं हम लोग। तो दोनों का कंपैरिजन करें तो जो MAN है इसकी वैल्यू कितनी है? A। इसकी वैल्यू कितनी है? A। तो मैं यहाँ MAN की बजाय एंगल A ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो A एंगल प्लस MPN इज इक्वल टू 180 डिग्री, R1 प्लस R2 प्लस में एंगल MPN इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से
तो अगर समीकरण 1 और 2 से बात करें तो देखो इनका कंपैरिजन करो तो ये दोनों सेम है, ये सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, यानी A बराबर होगा R1 प्लस R2 के। A किसके इक्वल हो गया, R1 प्लस R2 के इक्वल हो गया। तो ये चीज़ जो है फर्स्ट चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि प्रिज्म कोण जो होता है, प्रिज्म एंगल जो होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। ये फर्स्ट चीज़ है जो आप लोगों को किसी भी प्रिज्म के लिए ध्यान में रखनी है। अब ऐसा नहीं होता कि केवल ये वाला एंगल अगर है और ये सिचुएशन बन रही है तभी ये लगेगा। अगर लाइट रे इस वाली सरफेस पर आ रही है, इधर से इमर्ज हो रही है यानी जा रही है वो, तो भी ये सिचुएशन जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक जो है वो आप लोग नोट कीजिए कि A इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। चलिए, सेकंड जो प्रिज्म के अंदर अपने पास चीजें होती हैं, सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें से कई क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं विचलन के, यानी डेविएशन। डेविएशन या विचलन जो है वो क्या होता है, तो डेविएशन या विचलन हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी इंसिडेंस रे जो है वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना बेंड हो गई वो एंगल बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन की बात करें तो अपने को दो केस यहाँ पर ध्यान में रखने हैं कि अगर लाइट रे का परावर्तन हो रहा है यानी रिफ्लेक्शन हो रहा है, और अगर लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो रहा है यानी अपवर्तन हो रहा है, तो कितना विचलन होगा। तो सबसे पहले अगर हम परावर्तन की बात करें तो परावर्तन की बात करेंगे तो मैं यहाँ पर एक ही सरफेस ले लेता हूँ। यहाँ पर जो है वो हो रहा है, लाइट रे आ रही है इस तरीके से, ठीक है, और लाइट रे आने के बाद में इस तरीके से वो चली गई, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। अब जब रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन हो रहा है तो देखो क्या बोलेंगे हम लोग, ये हो गया अपने पास नॉर्मल यानी अभिलंब। जितना एंगल वो बनाते हुए आई थी उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाएगी। ये अगर मैं इस यहाँ पर R लिख लूँ एक बार तो ठीक है, I और R दोनों की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब मुझे यहाँ पर जो है वो विचलन देखना था कि विचलन कितना हो गया, डेविएशन जो है वो कितना हो गया। तो इसके लिए हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला देख लिया था कि यहाँ पर जो लाइट रे है उसका विचलन जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 2I। हमने ये फॉर्मूला जो है वो पढ़ा था ना, डेल्टा कितना होता है 180 डिग्री माइनस 2I। कब होता है ये तब होता है जब रिफ्लेक्शन हो। या फिर मैं 2I की जगह क्या लिख सकता हूँ, अगर I और R इक्वल हैं तो 180 माइनस 2R जो है वो भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब अगर यही लाइट रे जो है वो आ रही है, लेकिन इस लाइट रे का अब की बार क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन यानी क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन हो रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक नॉर्मल बना दो। नॉर्मल हमने बना दिया। नॉर्मल बनाने के बाद में लाइट रे जो है वो बेंड हो गई इस तरीके से बेंड हो गई। ये वाला जो एंगल है ये वाला है अपने पास I, और ये वाला जो एंगल है वो है R। क्या हो रहा है, ये हो रहा है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर।
तो देखो यहाँ पर अगर हमें डेल्टा की वैल्यू देखनी है तो डेल्टा की वैल्यू मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ, हमने पहले भी कैलकुलेट की होगी। अगर मैं इस वाली इंसिडेंट रे को आगे की ओर बढ़ा दूँ तो आगे की ओर बढ़ा दूँ तो बोलूँगा ये वाला जो एंगल है वही टोटल ये वाला एंगल होगा, लेकिन ये जो एंगल है वो हो जाएगा डेल्टा। तो डेल्टा जो है वो कितना हो गया कि ये एंगल आई है तो ये कंप्लीट आई होगा, लेकिन डेल्टा क्या है इस कंप्लीट में से इतना कम, तो जो डेल्टा यहाँ पर होता है वो कितना हो जाएगा आई माइनस आर। डेल्टा जो है वो कितना हो जाएगा आई माइनस आर। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो डेविएशन कितना होगा और जब रिफ्रैक्शन होता है तो डेविएशन कितना होगा। अब डेविएशन के लिए भी एक ध्यान में रखोगे आप लोग, स्पेशली तो डेविएशन कितना होगा। अब डेविएशन के लिए भी एक ध्यान में रखोगे आप लोग, स्पेशली रिफ्रैक्शन के लिए, कि अगर एक से ज़्यादा डेविएशन हो रहा है तो एक से ज़्यादा डेविएशन होगा तो हम कहेंगे नेट डेविएशन जो है वो सबके सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये ध्यान में आपको रखना है कि अगर लाइट रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रही है, अगर लाइट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है रिफ्रैक्शन के बाद में, तो आप लोग डेल्टा को लोगे पॉजिटिव, तो आप लोग डेल्टा को क्या लेते हो पॉजिटिव। और अगर लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद में एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो आप डेविएशन को क्या लेते हो नेगेटिव लेते हो। यानी अगर घड़ी की दिशा में घूम रही है प्रकाश की किरण तो विचलन कैसा लेंगे धनात्मक, और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है लाइट रे तो विचलन जो है वो क्या लेंगे हम लोग ऋणात्मक लेंगे। और ये चीज़ हमें लगानी है केवल एक ही प्रकाश किरण के लिए कि एक ही प्रकाश की किरण जो है वो इस तरीके से घूमती हुई वापस अगर दूसरी दिशा में घूम जाए तो हम लोग ये डेल्टा जो है वो काम में लेते हैं। अब अगर इसी तरीके से हम प्रिज्म के अंदर बात करें कि प्रिज्म के अंदर अपने पास डेल्टा जो है वो कितना हो जाएगा, तो प्रिज्म के अंदर यहाँ पर दोनों डायग्राम, वहाँ पर जो अपने पास वो डायग्राम बना हुआ है उसके अंदर देखिए कि विचलन जो है वो कितना हो जाएगा। चलिए इसे मैं नोट मिटा रहा हूँ, नोट करते जाइए आप साथ साथ। चलिए देखिए अब हम डेविएशन की वैल्यू प्रिज्म के अंदर फाइंड करते हैं। तो प्रिज्म के अंदर डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम बोलेंगे ये रही इसकी इनिशियल डायरेक्शन, ये हो गई इसकी फाइनल डायरेक्शन। यहाँ पर फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है, पहला अपवर्तन दूसरा अपवर्तन, तो दो अपवर्तन हो रहे हैं एम और एन पॉइंट पर। तो अगर हम लोग एम पॉइंट के ऊपर देखें डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा या फिर मैं बोल दूं डेल्टा की जो वैल्यू है वो एम पॉइंट पर, तो डेल्टा एम पॉइंट पर कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे एम पॉइंट पर जब रिफ्रैक्शन होगा, जब अपवर्तन होगा तो आई माइनस आर हो जाएगा। आई की वैल्यू जो है वो कितनी है I1, तो मैंने लिख दिया I1 माइनस में कितना R1, डिफ्रैक्शन एंगल अपवर्तन कोण R1 हो गया। अगर हम बात करें n पॉइंट पर तो n पॉइंट पर कितना हो गया, तो n पॉइंट पर हम लोग लिखेंगे कितना I माइनस आर। I माइनस आर, I कितना है यहाँ पर, तो I की अगर हम लोग बात करें तो I देखो वहाँ पर क्या होता है, I जो है वो क्या होता है अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो हम लोग इसके दोनों ओर क्या लगाते हैं, ये वाला पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव लेते हैं तो हम लोग I माइनस आर करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर R2 माइनस I2, यही लिख सकता हूँ ना। अगर मैं R2 माइनस I2 की जगह I2 माइनस R2 लिख दूँ तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या नेगेटिव का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, यहाँ पर तो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसको मैंने लिख दिया I2 माइनस R2 लिख दिया यहाँ पर। चलिए जो टोटल डेविएशन है,
यानी जो कुल विचलन है वो कुल विचलन कितना हो जाएगा, तो हम पहले देखेंगे कि दोनों की जो दिशा है विचलनों की वो एक समान है, यानी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इधर की बात करेंगे तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो देखो कैसी है, ये वाली डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है तो हम बोलेंगे डेल्टा जो टोटल विचलन है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस डेल्टा एन। डेल्टा एम कितना I1 माइनस R1 प्लस में डेल्टा एन कितना I2 माइनस R2। I1 और I2 को अगर मैं एक जगह लिख लूँ, माइनस का साइन लगाकर अगर मैं R1 और R2 को एक जगह लिख लूँ तो ये देखो कितना बन जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अभी हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो डेल्टा अपने पास है प्रिज्म के लिए जो डेविएशन है या जो विचलन है वो कितना होता है, I1 प्लस I2 माइनस A क्या होता है अपने पास, प्रिज्म एंगल होता है, प्रिज्म कोण होता है। अब यही डेल्टा की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। कब चेंज हो जाती है, जब ये एंगल जो होते हैं प्रिज्म के वो बहुत छोटे होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर नोट कीजिए आप लोग, आगे हम देखते हैं कि एंगल छोटे होने पर क्या इफेक्ट जो है वो पड़ेगा अपने पास। चलिए क्या आया, डेल्टा की वैल्यू I1 प्लस I2 माइनस A। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, इफ I एंड R आर स्मॉल, यदि I व R बहुत छोटे हों। अब बोले I और R तो है ही नहीं इसके अंदर, I1 I2 और R1 R2 है, तो मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ कि I1 I2 और R1 R2, यानी I और R दोनों I1 I2 और दोनों ही R1 R2 ये क्या हों, बहुत छोटे हों। तो बहुत छोटा जब एंगल होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बहुत छोटा जब एंगल होता है तो मैं लिखूंगा कि जो अपन साइन थीटा या कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं वो थीटा के इक्वल ही हो जाती है रेडियन के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पर जब फर्स्ट यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, फर्स्ट यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो मैं अगर M पॉइंट पर, एट पॉइंट M पॉइंट के ऊपर, M बिंदु पर अगर मैं यहाँ पर M पॉइंट के ऊपर स्नेल का नियम लगाऊं, स्नेल्स लॉ जो होता है वो लगाऊं, तो मैं क्या बोलूँगा, म्यू इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन में साइन R1, यही लगाऊंगा क्या यहाँ पर, साइन I1 अपॉन में साइन R1। अगर I1 और R1 बहुत छोटे हैं तो I1 और R1 अगर बहुत छोटे होंगे तो मैं लिखूंगा साइन I1 अप्रोक्स I1 के इक्वल और साइन R1 अप्रोक्स किसके इक्वल हो जाएगा, R1 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या बन गया अपने पास, म्यू इज इक्वल टू I1 अपॉन में R1, यानी क्या लिख सकता हूँ, I1 इज इक्वल टू म्यू R1, नाम दे दिया, इक्वेशन है फर्स्ट। अब हम बात करते हैं पॉइंट N की। तो अगर एट पॉइंट N की बात करें, पॉइंट N यानी N बिंदु पर अगर स्नेल का नियम लगाएं तो N बिंदु पर से अगर N यानी N बिंदु पर अगर स्नेल का नियम लगाएं तो N बिंदु पर से अगर स्नेल लॉ लगाएं हम लोग, तो स्नेल लॉ लगाएं तो वही क्या हो जाएगा अपने पास, वहाँ पर स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो क्या लिख सकते हैं, मैं लिखूँगा कि म्यू इज इक्वल टू, अब कितना बन जाएगा, अब देखो यहाँ पर लाइट रे को हम लोग क्या ले लेते हैं, अपोजिट ले लेते हैं, क्योंकि ये जो अपवर्तनांक वो म्यू का दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से इधर से चलूँ, डेंसर टू
टू रेयरर चलता हूँ तो ये इंसिडेंस एंगल और ये क्या बन जाएगा अपने पास, रिफ्रैक्शन एंगल, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण बन जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से चलते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में से मैं चलूँगा तो ये तो बन जाएगा अपने पास इंसिडेंस एंगल यानी आपतन कोण, और ये बन जाएगा अपने पास रिफ्रैक्शन एंगल यानी अपवर्तन कोण। तो मैं अगर उस दिशा उस डायरेक्शन से आऊँ तो मैं क्या लिखूँगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू हो गया साइन I2 अपॉन में साइन R2 लिख दिया। अगर एंगल स्मॉल है तो मैं लिखूंगा कि साइन I2 जो है वो अप्रोक्स इक्वल हो गया I2 के, और साइन R2 अप्रोक्स इक्वल हो गया R2 के। लिख दिया ये बात। देखो यहाँ से क्या बनेगा, म्यू इज इक्वल टू I2 अपॉन में R2। I2 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, म्यू इंटू में R2। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन सेकेंड। अब अपने पास जो नेट डेविएशन था, जो कुल विचलन था अपने पास, जो नेट डेविएशन था या कुल विचलन जो था अपने पास वो कितना था, तो नेट डेविएशन जो है वो अपने पास था डेल्टा इज इक्वल टू क्या था, I1 प्लस में I2 माइनस में 1, यही था। तो यहाँ पर देखो उसके अंदर वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा नेट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, I1 की जगह क्या लिख लूँगा मैं, म्यू R1 प्लस में I2 की जगह कितना लिख लूँगा, म्यू R2 माइनस में कितना बन गया अपने पास A बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, म्यू कॉमन ले सकता हूँ। म्यू अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, देखो म्यू कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 माइनस में A, ये बन गया। R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल A। तो देखो क्या बन जाएगा ये अपने पास, यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्या बन जाएगा देखो, डेल्टा नेट इज इक्वल टू म्यू दोनों में से कॉमन, आगे बच गया A माइनस में A। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँगा A, तो अंदर क्या बच गया, म्यू माइनस 1। तो अगर प्रिज्म के एंगल स्मॉल हों, प्रिज्म के एंगल स्मॉल हो यानी प्रिज्म कोण जो है वो बहुत छोटा हो, तो प्रिज्म कोण अगर बहुत छोटा होगा तो हम बोलेंगे कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो डेल्टा यानी विचलन यानी डेविएशन जो है वो कितना हो जाएगा, A म्यू माइनस 1। A क्या है, प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण, म्यू क्या है, अपवर्तनांक, इस कांच का, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस ग्लास का या इस पे प्रिज्म का। तो ये चीज़ समझ में आई क्या आपके, नोट कीजिए। चलिए अब इसके अंदर डेविएशन के अंदर ही विचलन में ही एक केस आता है अपने पास न्यूनतम विचलन, मिनिमम डेविएशन का। अब मिनिमम डेविएशन का केस आएगा तो उसे किस तरीके से हमें जो है वो सॉल्व करना है। चलिए इसी के अंदर ही, ये डेविएशन के अंदर ही चल रहा है कंप्लीट, ठीक है, कोई कंफ्यूज मत हो ना कि अलग अलग चल रहा है, डेविएशन के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो अपने पास है वो है मिनिमम डेविएशन यानी न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन। अब मिनिमम डेविएशन का मीनिंग क्या हो गया अपने पास कि कोई भी लाइट रे जो है
उसको हमें उसका जो डेविएशन है वो क्या करना है, मिनिमम करना है। विचलन जो है उसे क्या करना है, न्यूनतम करना है। तो विचलन यानी डेविएशन जो है वो न्यूनतम जो है वो किस तरीके से होगा, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैं वो ये बोल सकता हूँ कि जो विचलन कोण डेल्टा है, वो विचलन कोण जो है यानी एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो I1 पर डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं इंक्रीज करता जाऊं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं इंक्रीज करता जाऊं, तो उसके रेस्पेक्ट में जो डेल्टा की वैल्यू है, वो डेल्टा की वैल्यू जो है वो किस तरीके से चेंज होती रहती है। इसको अगर हम एक ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें, इसको अगर हम एक ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें, अगर मैं इधर ले लूँ I1 और इधर मैं ले लेता हूँ डेल्टा, यानी जो डेविएशन यानी विचलन है वो, तो क्या होता है कि I1 की वैल्यू जब मैं इंक्रीज करता हूँ शुरुआत से, तो I1 की वैल्यू इंक्रीज करने पर डेल्टा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है। और उसके बाद में एक कोई पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर डेल्टा की वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है। उसके बाद में जैसे मैं I1 को इंक्रीज करता हूँ तो डेल्टा जो है वो इंक्रीज होता जाता है। यानी I के इस वैल्यू के लिए, I1 की इस वाली वैल्यू के लिए जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो इसे हम डेल्टा M से लिखते हैं। I1 की एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए विचलन का मान न्यूनतम होता है और उसी विचलन कोण के न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है। अब ये जो अपने पास डेल्टा M की वैल्यू है, ये डेल्टा M की वैल्यू की जो कंडीशन है I1 वाली, वो I1 की कंडीशन कैसे है कि जब भी कोई लाइट रे किसी प्रिज्म के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंस होती है, जब भी कोई लाइट रे किसी प्रिज्म के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंस होती है तो वो सिमेट्रिकली इस तरीके से आगे जाती है। सिमेट्रिकली का मतलब क्या है, बिल्कुल सीधी आगे की ओर जाती है और उसके बाद में उसका रिफ्रैक्शन होता है। यानी सिमेट्रिकली अगर इस तरीके से आकर बिल्कुल सीधी जाकर वापस इधर आ जाए तो मैं बोलता हूँ कि I1 और I2 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और वही कंडीशन यहाँ पर होती है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो कब होता है, वो I1 की उस कंडीशन के लिए होता है जब I1 और I2 की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो जाए। यानी जब I1 और I2 जो है आपतन कोण जो हैं वो दोनों बराबर हो जाएं। तो जब I1 और I2 इक्वल होंगे तो मैं बोल सकता हूं कि R1 और R2 जो हैं वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मिनिमम डेविएशन यानी न्यूनतम विचलन क्या होता है, विचलन कोण का मान जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, I1 पर निर्भर कर रहा है। जब मैं I1 को शुरुआत के अंदर बढ़ाता हूँ वैल्यू, तो I1 को बढ़ाने पर डेल्टा की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। एक मान I का ऐसा आता है उस पर डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, पर डेल्टा की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। एक मान I का ऐसा आता है उस पर डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। तो I की जिस वैल्यू के लिए विचलन कोण न्यूनतम हो रहा है वो वैल्यू I1 है और I1 और I2 की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये अपने पास कंडीशन है किसकी, मिनिमम डेविएशन या न्यूनतम विचलन की। अब इस कंडीशन का यूज करते हुए हम लोग कई चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर I1 और I2 इक्वल है, R1 और R2 जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम लोग किन किन कंडीशन का यूज जो है वो कर सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, देखो अपने पास यहाँ पर है कि I1 इज इक्वल टू I2, तो इन दोनों को मैं एक ही बोल लेता हूँ, क्या बोल दिया हमने, I, ठीक है। दूसरी बात क्या कि अगर I1 I2 इक्वल हैं तो R1 इज इक्वल टू R2, इसको हमने क्या बोल दिया, R बोल दिया। तो R1 और R2 इक्वल हैं R के, तो मैं क्या बोलूँगा, देखो यहाँ पर कि अपने पास एक कंडीशन होती है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के।
अब R1 और R2 दोनों इक्वल हैं, दोनों R के इक्वल हैं, तो मैं R प्लस R इज इक्वल टू ए लिख दूं तो क्या बोलूँगा मैं 2R इज इक्वल टू ए, तो R की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, a/2 आ गई। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ से डेल्टा की वैल्यू देखें तो डेल्टा जो है वो क्या होता है अपने पास, डेल्टा इज इक्वल टू होता है अपने पास म्यू माइनस 1a, यही होता है क्या, डेल्टा इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू माइनस 1a। अब a की बात करें तो a जो है अपने पास, इस a के अंदर अगर मैं i को भी इंक्लूड करना चाहूँ तो हम बोलेंगे कि इसका आप लोग पहले वाला फॉर्मूला जो है वो हम लोग यूज कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला था अपने पास कि डेल्टा इज इक्वल टू होता है i1 प्लस i2 माइनस a, यही होता है। डेल्टा अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम जो है वो कब होगा, जब i1 और i2 दोनों इक्वल, यानी i प्लस i माइनस में a लिख दिया। यहाँ से अगर मैं i की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूँ तो देखो ये बन गया 2i, तो डेल्टा m इज इक्वल टू 2i माइनस a, इस a को इधर ले आओ, 2i इधर ही रह गया, ये a इधर आएगा तो a प्लस में डेल्टा m बन गया, तो i इज इक्वल टू कितना बन गया, a प्लस डेल्टा m बाई 2। तो ये अपने पास i की वैल्यू आ गई, ये आ गया r की वैल्यू। अब i और r की वैल्यू अगर अपने पास आ जाए तो क्या हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि इस प्रिज्म के लिए जिसके लिए हम मिनिमम डेविएशन देख रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि म्यू की वैल्यू क्या होती है, तो म्यू की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, साइन आई अपॉन में साइन आर। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई करूँ तो साइन आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू ये रही ए प्लस डेल्टा एम बाई में 2 अपॉन में साइन आर, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास, a बाई 2। तो ये बन गया अपने पास उस ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उस कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है। अब इसके अंदर भी एक कंडीशन और दे देता है, इसके अंदर एक कंडीशन और क्या दे देगा अपने को कि अगर प्रिज्म जो है वो पतला है, बहुत छोटा है। ठीक है। अगर प्रिज्म जो है वो बहुत छोटा है, अगर प्रिज्म जो है वो बहुत छोटा है, इफ प्रिज्म इज थिन, स्मॉल भी बोल सकता है आपको, यदि प्रिज्म जो है वो पतला हो। अगर प्रिज्म पतला है तो उसके लिए ये जो कोण हैं वो कोण सारे के सारे एंगल जो हैं वो क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। बहुत छोटे होंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन के आगे वाला जो एंगल है वो केवल इसी के इक्वल, साइन के आगे वाला जो है वो केवल इसी के इक्वल हो जाएगा। कैसे, मैं बोल सकता हूँ कि साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अप्रोक्स किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस डेल्टा m बाई 2 के। ठीक है। और साइन a बाई 2 अप्रोक्स किसके इक्वल हो जाएगा, a बाई 2 के। तो म्यू क्या बन जाएगा, म्यू इज इक्वल टू बन जाएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन में कितना, अपॉन में है a बाई 2, a बाई 2। तो ये देखो यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस डेल्टा m अपॉन में a। ये बन गया अपने पास कोई भी थिन प्रिज्म जो है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस कंडीशन में, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में उस प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। अब इसके अंदर भी कंडीशन बोल दे कि अगर प्रिज्म पतला है तो प्रिज्म पतला होगा तो हम लोग साइन i को i के इक्वल लिख देंगे, साइन r को r के इक्वल लिख देंगे। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस डेल्टा m बटे में a। ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नोट कीजिए इसे।
चलिए अब जो अपने पास है कंडीशन जो है वो बड़ी ही अच्छी है। अच्छी कंडीशन होने का मतलब क्या है, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस प्रकाश के किरण की निर्गत ना होने की स्थिति, निर्गत ना होने की स्थिति। यह अलग टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है कि कोई प्रिज्म के अंदर लाइट रे घुस तो गई लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही है, बाहर नहीं निकल रही है। तो अगर वो बाहर नहीं निकल रही है इसका मतलब क्या हो गया, हमें वो चीज़ समझनी है कि लाइट रे यहाँ से एंट्री कर गई, जब वो यहाँ पर पहुँची तब यहाँ पर वो बाहर नहीं निकल रही है। इसका मतलब लाइट रे दूसरे मीडियम में जा ही नहीं रही है, और लाइट रे दूसरे मीडियम यहाँ पर वो बाहर नहीं निकल रही है। इसका मतलब लाइट रे दूसरे मीडियम में जा ही नहीं रही है, और लाइट रे दूसरे मीडियम में नहीं जा रही है इसका मतलब वहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। तो अगर कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस या प्रकाश के किरण की निर्गत ना होने की स्थिति है तो ये किसकी वजह से होती है, ये होती है प्रकाश के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हम लोग बात करें कौन से पॉइंट पर, एन पॉइंट पर। ठीक है, एम पर तो एंट्री तो करनी ही चाहिए, एंट्री करेगा तभी तो वो अंदर रहेगी, तो एंट्री उसने कर ली। अब अगर हम ये देखें कि अगर ये लाइट रे, इसके फेस की हम लोग बात कर लेते हैं, इसको बोल लेते हैं ए बी, ये ए सी। ए बी फेस से, ए बी जो सतह है इससे वो घुस तो रही है लाइट रे, लेकिन एसी जो सतह है, एसी जो सरफेस है इससे बाहर नहीं आ रही है। तो एसी सरफेस से बाहर अगर लाइट रे नहीं आ रही है इसका मतलब एन पॉइंट पर उसका क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो हो रहा है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की हमें कंडीशन देखनी है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन जो है वो क्या होगी। तो इस कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर हम यहाँ पर बात करें R1 और R2 की, तो हमें पता है R1 प्लस R2 जो है वो किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखें यहाँ से अगर मैं R2 की वैल्यू देख लूँ तो R2 इज इक्वल टू क्या आ गया, A माइनस में R1। ठीक है, R2 को हमें करना है मिनिमम, R2 को क्या करना है, हमें मिनिमम करना है। क्यों, R2 अगर मिनिमम होगा, R2 क्या होगा, मिनिमम होगा, तो R1 क्या होगा, मैक्सिमम। R2 अगर मिनिमम है तो R1 जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम। और R1 अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो I1 भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और I1 की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है, तो हम बोल सकते हैं I1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 डिग्री हो सकती है। अगर 90 डिग्री से अबोव चली गई तो यहाँ पर M पॉइंट पर ही क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो वो हम लोग नहीं चाहते। तो हम बोलेंगे कि R2 की जो मिनिमम वैल्यू है, R2 की जो मिनिमम वैल्यू है
वो कब होगी, जब R1 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। R1 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अब R1 मैक्सिमम कब होगा, तो R1 जो है वो मैक्सिमम कब होगा, अधिकतम कब होगा, जब I1 क्या हो जाए, I1 जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। R1 मैक्सिमम कब होगा, जब I1 जो है वो मैक्सिमम हो जाए। और I1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो अधिकतम मान है I1 का, वो कितना हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है नहीं, मैं केवल कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि R2 को क्या होना चाहिए, मिनिमम। R2 मिनिमम कब होगा, जब R1 मैक्सिमम होगा। R1 मैक्सिमम कब होगा, जब I1 मैक्सिमम होगा। और I1 मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री वो हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम लोग एक रिलेशन बनाना चाहें कि I1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 डिग्री, तो मैं अगर M पॉइंट पर स्नेल का नियम लगाऊं तो मैं लिखूंगा म्यू इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन में साइन R1 लगा सकता हूँ। I1 की वैल्यू 90, तो ये बन गया 1, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन में, जब ये I1 90 डिग्री बन जाएगा तो R1 जो है वो कितना बनेगा, I1 कितना बन गया, 90 डिग्री। तो I1 अगर 90 डिग्री है अपने पास, तो R1 जो है वो मैक्सिमम होगा। तो मैं लिखूंगा साइन R1 मैक्सिमम, R1 क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, अधिकतम हो रहा है। अब यहाँ पर R1 मैक्सिमम के अंदर हम लोग देखें तो साइन R1 मैक्सिमम जो है वो किसके इक्वल हो गया, साइन R1 मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, और 1 अपॉन म्यू जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में म्यू होता है साइन थीटा सी के इक्वल, क्रिटिकल एंगल के साइन के इक्वल होता है। अब ये साइन थीटा सी के इक्वल हो गया। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ R1 मैक्सिमम की, तो जो R1 का अधिकतम मान है, दोनों का कंपेयर करूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा सी के बराबर हो जाएगा। अब हमें R1 का मान नहीं चाहिए, हमें तो एक कंडीशन चाहिए कि R2 का मिनिमम मान जो है, मिनिमम वैल्यू जो है R2 की, वो कितनी होनी चाहिए। तो R2 की मिनिमम वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो R2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी अपने पास, यहाँ से अगर R1 की मैक्सिमम वैल्यू हो गई थीटा सी, R2 की जो मिनिमम वैल्यू है, R2 ये वाला है। अगर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर हो, तो R2 का जो न्यूनतम मान है वो उसके क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। R2 की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तभी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब R2 क्या है, R2 ये रहा अपने पास, क्या, A माइनस में R1, A माइनस में R1 ग्रेटर देन थीटा सी। R1 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, थीटा सी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A माइनस थीटा सी ग्रेटर देन थीटा सी, तो A ग्रेटर देन 2 थीटा सी। अब ये कंडीशन जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वापस से समझो इस चीज़ को कि R1 प्लस R2 कितना होता है, A के इक्वल। R2 कितना हो गया, A माइनस R1। अब हम बोल रहे हैं हमें क्या करना है, R2 की मिनिमम वैल्यू देखनी है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि R2 की इससे ग्रेटर वैल्यू के लिए हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो R2 मिनिमम कब होगा, तो मैं कहेंगे A तो कांस्टेंट है, प्रिज्म एंगल है, माइनस में R1 की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी। R1 की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब I1 मैक्सिमम होगा। I1 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो परपेंडिकुलर ही आ सकता है, तो परपेंडिकुलर आएगा, यानी R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 डिग्री। हमने स्नेल का लॉ लगा दिया, कौन से पॉइंट के ऊपर, M पर। M पॉइंट पर स्नेल का नियम लगाया तो म्यू इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1, I1 की जगह 90 रख दिया तो 1 बन गया साइन R1 मैक्सिमम।
यहाँ पर साइन R1 मैक्सिमम का मान हमने निकाला तो 1/μ के इक्वल, और 1/μ किसके इक्वल होता है, साइन थीटा सी। हमने क्रिटिकल एंगल में देखा था साइन थीटा सी के इक्वल होता है। इसका मतलब R1 मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, थीटा सी के इक्वल, यानी R2 की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, R2 की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए कि मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, R2 की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर, तभी वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो ये वाली जो लाइट रे है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी AC वाली जो साइड है इससे बाहर नहीं निकलेगी, AC वाली साइड से वो बाहर नहीं निकलेगी। और यही कंडीशन तो हम लोग देख रहे हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए R2 की मिनिमम वैल्यू कितनी, थीटा सी से ग्रेटर होनी चाहिए। R2 मिनिमम कितना, A-R1 ग्रेटर देन थीटा सी। R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, थीटा सी, तो A- थीटा सी ग्रेटर देन थीटा सी, A की वैल्यू ग्रेटर देन 2 थीटा सी। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमें कंडीशन जो है वो क्या है कि अगर AC सतह से प्रकाश की किरण निर्गत ना हो, AC जो सरफेस है इससे कोई लाइट रे इमर्ज ना हो, कोई लाइट रे बाहर ना निकले, तो उसके लिए जो प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म कोण जो है वो 2 थीटा सी से क्या रहना चाहिए, ग्रेटर रहना चाहिए। तो आपके पास प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप ये देखोगे कि कहीं इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है क्या। अगर वो किससे पता चलेगा, A की वैल्यू 2 थीटा सी से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। थीटा सी बोले कैसे फाइंड करें, तो थीटा सी को फाइंड करने के लिए वो आपको इस प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अपवर्तनांक के अंदर संबंध क्या होता है, μ = 1/sin थीटा सी। तो अपने को ये कंडीशन जो है वो ज़रूर ध्यान में रखनी है। चलिए नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो अपने पास है डेविएशन के बाद में नेक्स्ट अपने पास होता है डिस्पर्जन। या विक्षेपण, डिस्पर्जन या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग इसे, विक्षेपण। तो डिस्पर्जन या विक्षेपण जो है वो क्या होता है कि जो प्रकाश जो अपने पास वाइट लाइट होती है, श्वेत प्रकाश होता है, इस श्वेत प्रकाश को जब मैं किसी प्रिज्म के ऊपर डालता हूँ तो उस प्रिज्म के ऊपर डालने पर वो जो वाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, वो अपने कंपोनेंट लाइट्स जो होती हैं या कंपोनेंट कलर जो होते हैं, घटक रंग जो होते हैं, उनके अंदर विभक्त हो जाता है, उनके अंदर स्प्रेड हो जाता है। तो लाइट का ये जो प्रॉपर्टी है वो बोली जाती है उसका विक्षेपण या फिर उसका डिस्पर्जन। तो देखिए अगर हम डिस्पर्जन के बारे में लिखना चाहें तो मैं क्या लिखूँगा, स्प्रेडिंग of light, of white light in its component colors is known as डिस्पर्जन, इज नॉन एज डिस्पर्जन। यानी क्या बोलूँगा, श्वेत प्रकाश का इसके घटक रंगों में विभक्त होना,
घटक रंगों में विभक्त होना विक्षेपण कहलाता है। विक्षेपण कहलाता है। स्प्रेडिंग हो रही है वाइट लाइट जो है, जैसा आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा होगा, जैसे ही प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट गिरती है तो वो 7 अलग अलग कलर के अंदर विभक्त हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। अब ये क्यों होता है ऐसा, इसका अगर रीजन देखा जाए तो इसका रीजन जो है वो अपने पास होता है क्या, कि जैसे हम लोग उन 7 कलर की बात करें तो वो 7 कलर जो है वो अपने पास होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही होते हैं 7 कलर। अगर हम लोग इसके अंदर वॉयलेट से रेड की तरफ जाएं, बैंगनी से लाल प्रकाश की तरफ जाएं, तो बैंगनी से लाल प्रकाश की तरफ जाएं या वॉयलेट से रेड की तरफ जाएं तो जो लैम्डा वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। वेवलेंथ और यानी तरंगदैर्घ्य और म्यू का अपने पास रिलेशन होता है कि म्यू और लैम्डा एक दूसरे के होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिसके लिए लैम्डा ज़्यादा होगा उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और म्यू और हम लोग बात करें डेविएशन की तो क्या रिलेशन होता है, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1a। म्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी डेल्टा उतना ही कम होगा। म्यू की वैल्यू जितनी कम होगी डेल्टा उतना ही क्या होगा, कम होगा। डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा तो डेल्टा ज़्यादा। किस रेड के लिए, लाल रंग के प्रकाश के लिए लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है। लैम्डा जिसके लिए सबसे ज़्यादा उसके लिए म्यू की वैल्यू जो है वो सबसे कम। म्यू की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम उसके लिए डेल्टा की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं सबके लिए डेविएशन का ऑर्डर देखूं, डेविएशन का क्रम देखूं, विचलन का क्रम देखूं तो सबसे ज़्यादा जो विचलन है वो किसका होगा, वॉयलेट का। उससे कम विचलन जो है, डेविएशन जो है वो किसका होगा, इंडिगो का। उससे कम किसका होगा, ब्लू का। उससे कम किसका होगा, ग्रीन का। उससे कम किसका होगा, येलो का। उससे कम किसका होगा, ऑरेंज का। और सबसे कम जो डेविएशन है वो किसका होगा, रेड का होगा, लाल रंग के प्रकाश का होगा। तो किस पर डिपेंड कर रहा है ये, लैम्डा के ऊपर, लैम्डा म्यू पर, म्यू के ऊपर विचलन यानी डेल्टा निर्भर करता है। तो इस तरीके से ये 7 जो हैं वो अलग अलग कलर के रूप में विभक्त हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। अब स्प्रेड हो गए, इसके बाद में हमें डिस्पर्जन के अंदर कुछ जो चीज़ें हैं उनको देखना पड़ता है। जैसे पहली हम लोग बात करेंगे कोणीय विक्षेपण यानी एंगुलर डिस्पर्जन की। तो ये नोट कीजिए आप लोग। चलिए हम लोग बात करें अगर सबसे पहले कोणीय विक्षेपण यानी एंगुलर डिस्पर्जन की। तो कोणीय विक्षेपण या एंगुलर डिस्पर्जन जो है वो क्या होता है, कोणीय विक्षेपण एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग एक प्रिज्म बनाते हैं, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक प्रिज्म जो है वो बना लिया। इस प्रिज्म से इस प्रिज्म के ऊपर एक लाइट जो है वो आ रही है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से वाइट लाइट है, ये श्वेत प्रकाश है। अब वाइट लाइट यहाँ पर आ रही है तो ये वाइट लाइट जो है अगर यहाँ पर प्रिज्म ना होता तो ये वाइट लाइट जो है वो बिल्कुल सीधी चली जाती इस तरीके से। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन के बाद में ये जो लाइट रे है ये यहाँ से अलग अलग पार्ट के रूप में क्या हो रही है, जा रही है। जैसे इधर चली गई अपने पास, पहली क्या होती है, रेड लाल प्रकाश। उसके बाद में इधर जो सेकंड है अपने पास वो चली जाएगी। सेकंड कौन सी होती है, रेड से पहले वाली जो है अपने पास कौन सी होगी, विबजोर यानी ऑरेंज, ठीक है। इसी तरीके से सारी की सारी लाइट रे जो है वो इस तरीके से जाती जाएंगी। ठीक है, कितनी हो गई, 3 4 5, ये 6 और ये वाली 7। सबसे नीचे कौन होती है, वॉयलेट। उसके बाद में इंडिगो,
ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरीके से ये सातों के सातों लाइट रे जो है वो इस तरीके से चली गई। अब हम लोग यहाँ पर अगर एंगुलर डिस्पर्जन की बात करें तो एंगुलर डिस्पर्जन देखो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग एंगल की बात करते हैं कि अगर मैं उसकी डेविएशन की बात करूं तो रेड जो है, लाल रंग की जो प्रकाश किरण है, उसका डेविएशन जो है वो है डेल्टा आर। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं ऑरेंज की बात करूं तो ऑरेंज जो है इसके लिए कितना हो जाएगा अपने पास, डेल्टा ओ। ठीक है। अब डेल्टा ओ की बात कर ली। अगर वॉयलेट के लिए, सॉरी, येलो के लिए बात करें तो येलो के लिए क्या हो जाएगा, ये रहा येलो, येलो ये रहा अपने पास, येलो के लिए कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई। इसी तरीके से वॉयलेट जो है, वॉयलेट ये रहा सबसे नीचे, इसके लिए जो डेविएशन है यानी विचलन जो है वो सबसे ज़्यादा है, डेल्टा वी हो गया। अब अगर हमें यहाँ पर एंगुलर देखना है, एंगुलर डेल्टा वी हो गया। अब अगर हमें यहाँ पर एंगुलर देखना है, एंगुलर डिस्पर्जन देखना है, तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्जन जो है वो हम लोग बोलेंगे कि जो अपने पास कोई भी दो लाइट रे हैं, कोई भी दो लाइट रे हैं, एंगुलर डिस्पर्जन को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। कोई भी दो लाइट रे हैं, चाहे आप कोई भी ले लो, रेड या ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, कुछ भी ले लो। ठीक है। अगर मैं एक रेड ले रहा हूँ, एक येलो ले रहा हूँ, एक रेड और एक येलो ले रहा हूँ, तो दोनों के बीच में जो एंगुलर डिस्पर्जन है वो कितना हो जाएगा, मैं लिखूँगा एंगुलर डिस्पर्जन जो है वो कितना हो जाएगा, एक येलो और एक रेड ले रहा हूँ तो डेल्टा वाई माइनस में डेल्टा आर, ये क्या बन जाएगा, एंगुलर डिस्पर्जन बन जाएगा। अगर एक लाइट रे जो है वो मैं वॉयलेट ले रहा हूँ, दूसरी लाइट रे मैं रेड ले रहा हूँ, तो जो एंगुलर डिस्पर्जन है वो कितना बन जाएगा, डेल्टा वी माइनस में डेल्टा आर। यानी आप एंगुलर डिस्पर्जन जो है वो दोनों डेविएशन को अगर मैं माइनस कर दूं तो अपने को क्या मिल जाएगा, एंगुलर डिस्पर्जन या कोणीय विक्षेपण मिल जाएगा। जिन दो रंगों के बीच का आपको कोणीय विक्षेपण ज्ञात करना है उनको माइनस कर दो, उनके विचलन को माइनस कर दो, तो कोणीय विक्षेपण जो है वो अपने पास है यहाँ पर आ जाएगा। अब इस कोणीय विक्षेपण के अंदर अगर हम देखना चाहें तो कोणीय विक्षेपण के बाद में हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर की बात करते हैं। कोणीय विक्षेपण के बाद में सेकंड जो है वो इसके अंदर हम लोग देखते हैं डिस्पर्सिव पावर, यानी विक्षेपण क्षमता या विक्षेपण शक्ति, विक्षेपण क्षमता या विक्षेपण शक्ति। इसको तो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग थीटा से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओमेगा से। अब विक्षेपण शक्ति या क्षमता जो है वो क्या होती है, इसको कोई भी अपने पास प्रिज्म है, वो प्रिज्म किसी लाइट रे को कितना डेविएट कर सकता है, कितना विक्षेपित कर सकता है, वो क्या होती है, उसकी विक्षेपण क्षमता होती है। इस विक्षेपण क्षमता को हमेशा येलो के साथ ही बताया जाता है। येलो क्यों लिया जाता है यहाँ पर बीच के अंदर, येलो इसलिए लिया जाता है कि येलो जो लाइट रे है वो इन सब के बीच के अंदर होती है। येलो जो है वो क्या है, इन सब के बीच में एक लाइट रे होती है, तो येलो के रेस्पेक्ट में ही किसी की डिस्पर्सिव पावर को जो है वो बताया जाता है। डिस्पर्सिव पावर जो है वो क्या होती है, तो डिस्पर्सिव पावर जो है ओमेगा वो क्या हो जाएगी, आप लोग यहाँ पर लिखोगे थीटा अपॉन में डेल्टा वाई। थीटा जो है वो क्या है, थीटा जो है वो है अपने पास एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन यानी कोणीय विक्षेपण अपॉन में डेल्टा वाई क्या है,
जो पीले रंग का प्रकाश है, इस पीले रंग के प्रकाश का विचलन, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा अगर एंगुलर डिस्पर्जन, हम लोग बात करें वॉयलेट और रेड की, केवल किसकी बात कर रहे हैं, वॉयलेट और रेड की। तो वॉयलेट और रेड की यानी बैंगनी व लाल प्रकाश की बात करें हम लोग, तो थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, तो थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, डेल वी माइनस में डेल आर, यही हो जाएगा। डेल वी माइनस डेल आर, डेल वी क्या होता है, डेल वी होता है म्यू वी माइनस 1a, और डेल आर क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1a, यही हो जाएगा अपने पास। म्यू वी माइनस 1a माइनस म्यू आर माइनस 1a, इन दोनों में से मैं कॉमन जो है वो क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ a, तो अंदर क्या बच गया, देखो म्यू वी माइनस 1 माइनस का म्यू आर प्लस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। तो थीटा जो है वो कितना आ गया अपने पास, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए, थीटा आ गया। डेल वाई की बात करें हम लोग, तो डेल्टा वाई जो है यानी येलो का जो विचलन है वो कितना हो जाएगा, म्यू वाई माइनस 1a, यही हो जाएगा सीधा। अब देखो यहाँ पर वैल्यू रखो, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए अपॉन में डेल्टा वाई कितना, म्यू वाई माइनस 1a, ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो जो अपने पास डिस्पर्जिव पावर या विक्षेपण क्षमता होती है वो कितनी आ जाएगी, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई माइनस 1, ये अपने पास आ गई विक्षेपण क्षमता। किस पर निर्भर करती है ये, कि आप लोग जो कोणीय अपने पास विक्षेपण है वो कौन से दो कलर के बीच में, कौन से दो रंगों के बीच में निकाल रहे हो, उनके ऊपर ओमेगा विक्षेपण क्षमता निर्भर करेगी। तो ये विक्षेपण क्षमता का आपके पास सूत्र हो गया। चलिए नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट अपने पास है नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, इसी के अंदर एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डेविएशन और एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि कोई भी दो प्रिज्म जो हैं वो एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं। इफ़ two prism are placed on one place, एक दूसरे के टच करते हुए एक ही जगह पर दो प्रिज्म जो है वो रखे हुए हैं। यानी मैं अगर डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँ तो ये अपने पास है एक प्रिज्म, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से अपने पास दूसरा प्रिज्म जो है वो रखा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। अब कोई भी लाइट रे जो है वो यहाँ पर इसके अंदर आ रही है, इसके लिए जो अपने पास डिस्पर्जिव पावर है, विक्षेपण क्षमता है वो है ओमेगा, और इसकी जो डिस्पर्जिव पावर यानी विक्षेपण क्षमता है वो है ओमेगा डैश। इसके लिए जो ये प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म कोण है वो है ए, और इसके लिए जो ये प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल है वो है ए डैश। अब कोई लाइट रे जो है वो इसके ऊपर आ रही है, तो जब कोई लाइट रे इसके ऊपर आ रही है तो अपने को अलग अलग कंडीशन वो बोलता है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन जो है वो अपने को क्या बोलेगा, फर्स्ट तो हम लोग अगर ए और ए डैश के बीच में यहाँ पर रिलेशन लिखना चाहें तो ए और ए डैश के बीच में जो अपने पास रिलेशन होता है उसके अंदर हम लोग नेट एंगुलर डिस्पर्जन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो नेट अगर एंगुलर डिस्पर्जन वॉयलेट और रेड के लिए हम लोग यहाँ पर से फाइंड आउट करें तो वो आप लोग कैलकुलेशन के थ्रू भी कर सकते हो, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि अगर हम लोग बात करें नेट एंगुलर डिस्पर्जन की, यानी नेट
एंगुलर डिस्पर्जन की। इसे आप लोग सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है। नेट एंगुलर डिस्पर्जन या कुल कोणीय विक्षेपण, कुल कोणीय विक्षेपण। तो कुल कोणीय विक्षेपण जो है वो कितना हो जाएगा अपने पास, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यानी मैं लाल और बैंगनी रंग के प्रकाश की ही बात कर रहा हूँ। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर जो है वो अपने पास यहाँ पर इसके अंदर कितना हो जाएगा, मैं लिखूँगा म्यू वाई माइनस वन, म्यू वाई माइनस वन ओमेगा ए, माइनस में क्या बन जाएगा, अब म्यू वाई की जगह क्या आ जाएगा, म्यू वाई डैश दूसरे प्रिज्म के लिए माइनस वन ओमेगा डैश ए डैश, ओमेगा डैश दूसरे प्रिज्म के लिए डिस्पर्सिव पावर हो गई, ए डैश दूसरे प्रिज्म के लिए प्रिज्म एंगल हो गया। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करें डेल्टा वाई की, यानी जो येलो कलर के लिए जो डेविएशन होता है, डिस्पर्जन जो डेविएशन जो है, विचलन जो है वो होता है, उसकी बात करें हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, म्यू वाई माइनस वन ए माइनस में म्यू वाई डैश माइनस वन ए डैश, ये हो गया अपने पास किसके लिए, डेल्टा वाई के लिए। अब अपने में म्यू वाई डैश माइनस वन ए डैश, ये हो गया अपने पास किसके लिए, डेल्टा वाई के लिए। अब अपने को अगर टोटल फाइंड आउट करना है, ठीक है, अब इसके अंदर अपने पास दो केस जो है वो क्वेश्चन के अंदर देता है। पहला केस जो है वो क्या देगा अपने को, पहला केस जो है वो देगा डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डेविएशन, विदाउट एवरेज डेविएशन, यानी केस जो है वो क्या हो गया अपने पास, बिना विचलन के, बिना विचलन के विक्षेपण, बिना विचलन के विक्षेपण। तो बिना विचलन के विक्षेपण अगर अपने को पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि डेल वाई का मान कितना होगा, जीरो। बिना विक्षेपण, बिना विचलन, यानी डेविएशन नहीं हो रहा, तो डेविएशन ये रहा अपने पास, इसकी वैल्यू अगर मैं जीरो के इक्वल कर दूं, तो इसकी वैल्यू अगर जीरो के इक्वल कर दूंगा तो ए और ए डैश के बीच में जो रिलेशन है वो अपने पास क्या आ जाएगा कि मैं लिखूंगा ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू म्यू वाई डैश माइनस वन अपॉन में म्यू वाई माइनस वन। तो ये रिलेशन अपने को काम में लेना है। दूसरा जो केस है उसके अंदर क्या होता है, एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। दूसरा जो केस है वो क्या होता है, एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, विदाउट डिस्पर्जन, यानी क्या लिख सकता हूँ, बिना विक्षेपण के, बिना विक्षेपण के विचलन। अब बिना विक्षेपण के विचलन की बात करेंगे तो किसका मान जीरो के बराबर करना है, डेल वी माइनस डेल आर का मान जीरो के बराबर। डेल वी माइनस डेल आर का मान अगर मैं जीरो के बराबर कर दूं तो जीरो के बराबर करने पर देखो अपने पास ए डैश अपॉन में ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो ए डैश अपॉन में ए जो है वो कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर जीरो के बराबर करो इसे, तो ए डैश अपॉन में ए इज इक्वल टू ए डैश अपॉन में ए करूँगा तो कितना बनेगा, म्यू वाई माइनस वन ओमेगा अपॉन में म्यू वाई डैश माइनस वन ओमेगा डैश। ये अपने पास बन जाएगा बिना विक्षेपण के विचलन। इसको ये दोनों जो इक्वेशन मैंने सीधी लिखी है इनको आप लोग सोल्व भी कर सकते हो, ये विचलन से ही आई है, ठीक है। विचलन के अंदर हम लोग किस तरीके से देखते हैं कि जैसे लाइट रे यहाँ पर चली गई, यहाँ से लाइट रे इस तरीके से जाएगी, ठीक है,
अब यहाँ से जो लाइट रे है वो इस तरीके से चली जाएगी, तो यहाँ पर डेल्टा जो है उसकी दिशा जो है वो बदल रही है, यानी एक बार तो क्लॉकवाइज है, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमने क्या कर दिया, विचलन को माइनस कर दिया। यहाँ पर ये बीच में जो माइनस आ रहा है वो उसी की वजह से आ रहा है। डेल वी माइनस डेल आर करेंगे तो भी बीच के अंदर माइनस उसी की वजह से आ रहा है। तो बिना विचलन के विक्षेपण या बिना विक्षेपण के विचलन, दोनों के अंदर फॉर्मूले जो हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। और इसी के साथ साथ आपका जो प्रिज्म है वो प्रिज्म भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस प्रिज्म के अंदर इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है। आज सेकेंड लास्ट अपने पास लेक्चर है, कल ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।